हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। इससे पहले ये जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाई करी थी। जी, हमारा चैप्टर चल रहा था 5, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट, यानी कि किस पर बात हुई थी। तो बात हुई थी पहला टेक्सटाइल पे और दूसरा एग्रीकल्चर को लेकर हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई करी थी। आज जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं जी उसके और भी बहुत सारे एग्रीमेंट, जो जैसे ट्रिम्स हो गए, ट्रिप्स हो गए, इसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। नहीं, हाँ जी सर, बिल्कुल चलते हैं। आइए देखिए, ये तो अभी आ गया जी एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी कि ट्रिम्स की बात करनी है। तो बुक तो एज पर हम लोग जानते हैं क्या कि पहले बुक नहीं सर, पहले नोट्स, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए चलते हैं नोट्स पे और फिर देखते हैं कि क्या हमने कर रखा है। आइए जी, ये देखिए जी, ये है जी डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स। तो क्या कहता है ये देखिए, पहला जो चीज है जी वो है एग्रीमेंट ऑन किस पे, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्या कहता है, आइए, कहता है जी डब्ल्यूटीओ के फॉर्मेशन के इन्वेस्टमेंट को लेकर इश्यूज थे। समझ गए क्या था जी, डब्ल्यूटीओ के फॉर्मेशन को लेकर इश्यूज थे। किस तरह के इश्यूज थे, क्वांटिटेटिव बैरियर्स के और नेशनल ट्रीटमेंट का। कैसा इश्यूज था जी, क्वांटिटी बैरियर्स के और नेशनल ट्रीटमेंट का। कहता है कि जैसे ही डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन आया, क्या हुआ, जैसे ही डब्ल्यूटीओ फॉर्मेट हो गया, मतलब यानी कि बना, तो ट्रिम्स के साथ एग्रीमेंट हुआ। किस चीज के लिए, कि 5 इयर्स के अंदर क्वांटिटेटिव बैरियर्स, दो तरह के बैरियर होते हैं, हमको पता है सर। एक क्वांटिटेटिव बैरियर्स होता है जो किस पे, कोटा वगैरह जो होता है, और एक होता है क्या, एक सर बोलता है प्राइस पे बैरियर लगता है, नहीं कि हम 10 रुपए किलो बढ़ा दिए या 20 रुपए % बढ़ा दिए, ये क्या हो जाता है, ये जो हो जाता है आपका प्राइस पे लगने वाला बैरियर। सर क्वांटिटी बैरियर की चर्चा हमने लास्ट क्लास में करी थी। तो किस चीज को लेकर ये हुआ जी कि 5 इयर्स के अंदर क्वांटिटी बैरियर्स और नेशनल ट्रीटमेंट देना क्या हो जी, बंद करना होगा, है ना। जो हम नेशनल ट्रीटमेंट देते हैं उसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। और मतलब क्या हुआ जी, मतलब फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट उसको अपने कंट्री का इन्वेस्टमेंट समझकर इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, और क्वांटिटी बैरियर्स को खत्म करके प्राइस बैरियर्स यानी कि टैरिफ बैरियर्स में मूव करना है। हाँ जी, समझ में आ गया, बिल्कुल। क्या बोला मैंने बोला भाई साहब ऐसा है कि मतलब फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको अपने कंट्री में अपनी कंट्री का इन्वेस्टमेंट समझना है। बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है अपने कंट्री पे, एफडीआई हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में। तो एफडीआई जो आ रही है उसको क्या समझना है, अपनी कंट्री का इन्वेस्टमेंट समझना है, एकदम सेम कि भाई साहब मेरी कंट्री और उस कंट्री के इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं है। अब किस तरह के, और उसकी वजह से जो लगने वाला क्वांटिटी बैरियर्स था उसको हटा के हमें क्या करना है, प्राइस बैरियर्स को लगाना है। ये चीज अभी तक है, प्राइस बैरियर में मूव करना है। क्यों ऐसा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्वांटिटी में बैरियर लगा देंगे तो क्या होगा, तो फिर भाई साहब हम एक लिमिट तक ही सेल परचेज कर पाएंगे। लेकिन अगर प्राइस में बैरियर लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत प्राइस ऊंचा या नीचा, इस वजह से क्या होगा, कम से कम सामान बेच तो पाएंगे हम। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब क्या होगा, इससे ट्रेड क्या होगा, फ्री फ्लो हो गया, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, समझा जाने लगा। तो ये था कहानी किसका जी, ट्रिम्स की कहानी थी ये। अब चलिए चलते हैं, इसके बाद का एक और एग्रीमेंट हुआ है वो डब्ल्यूटीओ का, किसके साथ, देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। आइए देखिए क्या बोल रहा है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए जी आईपीआर को लेकर कुछ एग्रीमेंट्स हुए, क्या बोलता है आइए देखते हैं। कह रहा है कि इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया कि अगर कोई आईपीआर रखना चाहे तो रख सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, नहीं भैया बिल्कुल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आइए देखते हैं क्या क्या लिमिट्स है, कितने कितने टाइम के लिए कौन कौन सा एग्रीमेंट रख सकता है। देखिए जी पेटेंट्स है, जनरल पेटेंट जो है वो 20 साल के लिए रख सकता है, कॉपीराइट 50 इयर्स के लिए हो सकता है, ट्रेडमार्क जो है वो 7 इयर्स के लिए हो सकता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन 10 इयर्स के हो सकता है, और मेडिसिन से लेकर अगर कोई लाइसेंस है तो वो 10 साल के लिए रखा जा सकता है। चलिए जी आगे चलते हैं, अगला क्या है जी, अगला है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, गैट्स की बात की जा रही है भाई साहब।
गैट की नहीं, वो था टैरिफ एंड ट्रेड, जो डब्ल्यूटीओ के फॉर्मेशन के से पहले आया था, पहली बॉडी थी वो। यहां कर रहा है सर्विसेज की बात। ये गैट्स कब आया? ये गैट्स आया भाई साहब उरुग्वे राउंड में डिस्कशन हुआ, डब्ल्यूटीओ फॉर्मेशन के बाद गैट्स आया था। आइए देखिए क्या कहता है। ये कहता है उरुग्वे राउंड के डिस्कशन के बाद डब्ल्यूटीओ के फॉर्मेशन के साथ इसको फर्स्ट टाइम लाया गया। और क्या जी कह रहा है? एग्रीमेंट कवर्स, क्या कवर करता है? ऑल इंटरनेशनली ट्रेडेड सर्विसेज, जैसे बैंकिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, टूरिज्म हो गया, प्रोफेशनल हो गया, ये सारी चीजें क्या करता है? गैट्स कवर करता है। कब? वो डब्ल्यूटीओ के फॉर्मेशन के बाद। आइए जी, अब एक नेक्स्ट बॉडी है जो डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर है। देखिए जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा दो कंट्री के बीच में, तो उस कंट्री के बीच में जी क्या होगी? कभी कभी हो जाती है झगड़े, झगड़े तो हर किसी के घर में हो जाते हैं, थोड़ी बहुत बहस नहीं, तो उस बहस को कौन सॉल्व करेगा? उसके लिए एक बॉडी बनाई गई है, उसके बारे में आगे चर्चा करनी है। आइए जी देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में अगर कोई भी किसी भी तरह की डिस्प्यूट होती है तो डब्ल्यूटीओ ने एक सेटलमेंट बॉडी बना रखी है जिसका नाम क्या है जी? डीएसपी। डीएसपी मतलब डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अब देखिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है जी कि फर्स्टली देखिएगा इसके बारे में बताया कि डीएसपी कैसे सॉल्व करती है। कहता है कि फर्स्टली डीएसपी कंसल्ट करती है दोनों पार्टी से, जैसे जिस पार्टी के बीच में झगड़ा हुआ है उन दोनों पार्टी के पास गई, बोले भाई साहब क्या दिक्कत है बताओ, तो बोल रहा है कि पार्टी से कंसल्ट करती है और तब डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ मीडिएटर बनते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। अब जैसे ये तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी दोनों के पास गया, बोला भाई साहब क्या बता, क्या दिक्कत है तुम लोग को बताओ। अब मीडिएटर में कोई आना चाहिए ना। मीडिएटर में जैसे दो दोस्त के बीच झगड़ा हो गया तो तीसरा वाला दोस्त आता है बचाने के लिए, अरे रुक 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 नालायक, दोनों दोस्त बदमाशी कर रहा है, दोनों साथ में ही रहेगा फिर। तो उसी तरह से मीडिएटर साहब यहाँ कौन आ गए? यहाँ मीडिएटर साहब आ गए जी जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ। अब उसके आगे देखिए बोल रहा है, या एक तो ये ऑप्शन हो गया आपके पास ये, और क्या ऑप्शन हो गया जी? बोल रहा है कंप्लेंट कंट्री जो है वो डीएसबी से पैनल भी डिमांड कर सकती है। एक तो ऑप्शन क्या हो गया कि डीएसपी दोनों के पास गई और मीडिएटर कौन बन गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ। दूसरा ऑप्शन क्या है? बोल रहा है कंप्लेंट कंट्री डीएसबी से पैनल भी डिमांड कर सकती है और पैनल फिर डिसीजन देता है 6 मंथ के अंदर। कब कितना दिन में देता है जी? पहले तो ऑप्शन था कि भाई साहब एक काम करता है डीएसबी दोनों के पास गई और वो मीडिएटर कौन बन गए? डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या आ गया कि हम कंप्लेंट करने वाली कंट्री है वो डीएसबी से बोली भाई साहब हमको उस पर भरोसा नहीं, आप एक पैनल बैठाइए इसके लिए। पैनल बैठाने के बाद क्या करेगा? वो डिमांड किया कि भाई साहब अब ये जो पैनल बन गया अच्छा डिसीजन दे, तो कितने दिन के अंदर डिसीजन दे देगी? वो डिसीजन दे देगी 6 मंथ के अंदर। और अगर कोई इमरजेंसी का केस रहा, अर्जेंसी का केस रहा, तो कितने मंथ में आपका डिसीजन दे देगी? 3 मंथ्स में वो डिसीजन दे देगी। अब क्या? अब बोल रहा है अगर डीएसबी पैनल रिपोर्ट को 60 डेज में अडॉप्ट करता है अनलेस अपील। देखिए जी डीएसबी पैनल फिर ये जो रिपोर्ट बना, ये जो पैनल बनी, तो इसके लिए कमेटी जो बनी उसमें वो रिपोर्ट तैयार करेगा कि भाई किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है। तो उस जो वो रिपोर्ट को फिर डीएसबी पैनल में 60 डेज के अंदर उसको क्या करना होगा? जमा करना होगा, यानी कि डीएसबी पैनल अडॉप्ट कर लेगी अनलेस अपील। अगर किसी ने अपील नहीं किया है तो अगर अग्रीव्ड पार्टी रिपोर्ट रिव्यू करवाता है, मान लेते हैं उसने क्या करा, बोला हमको भरोसा नहीं है, तो वो क्या कराएगा? रिव्यू करवाएगा। तो बोल रहा भाई साहब अपीलेट बॉडी से, तो अपीलेट बॉडी 90 डेज में रिपोर्ट सबमिट करेगी डीएसबी को। मतलब इसका क्या मतलब हुआ सर? तो इसका ये मतलब हुआ कि डीएसबी ऐसे तो पहले 60 डेज में आपको अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन अनलेस अपील, अगर अपील नहीं हुआ तो अगर जो कंट्री जिन्होंने कंप्लेन करा है उसके सामने वाला कंट्री जो है अगर कहता है कि नहीं मुझे उस पर भरोसा नहीं है, तो वो क्या करेगी? वो एक अपीलेट बॉडी से के पास जाएगी, बोलेगी भाई साहब हमको उस पर भरोसा नहीं है तो आप हमको थोड़ा टाइम दीजिए। फिर वो टाइम देने के बाद अपीलेट बॉडी बनेगी और अपीलेट बॉडी 90 डेज में क्या करेगी? रिपोर्ट सबमिट कर देगी। किसको? डीएसबी को। और डीएसबी फिर उसके बाद जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी लास्ट में 30 दिन के अंदर जी डिसीजन अपना दे देगा। देखिए जी ये तो टोटल हो गया आपका प्रोसेस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का। आगे एक और बॉडी है जी, आगे देखते हैं एग्रीमेंट ऑन एक्सपोर्ट सब्सिडी। देखिए जी ये बात हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि एक्सपोर्ट पर जो है वो सब्सिडी नहीं मिलता है, प्रोहिबिटेड है।
फिर भी अगर कोई कंट्रीज देता है तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं ड्यूटी, उसको बोलते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ये बात आपको पता है। चलिए देखिए क्या कहता है, कहता है एक्सपोर्ट में सब्सिडी प्रोहिबिटेड है, लेकिन 2013 तक डेवलप्ड कंट्रीज को बंद करना था। डेवलप कंट्रीज को कब बंद करना था? डब्ल्यूटीओ फॉर्मेशन के 2013 तक। डेवलपिंग को 5 साल और ग्रेड मिला, बोला 2018 तक तुम भी बंद कर दो, और उसके बाद एक्सपोर्ट में सब्सिडी पूरी तरीके से क्या हो गई? प्रोहिबिटेड हो गई। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया आप। अब लास्ट ये क्या है जी? एंटी डंपिंग एग्रीमेंट्स। देखिएगा जी, डब्ल्यूटीओ ने डंपिंग को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया है, ये बात तो पता है। और डंपिंग क्या होता है सर? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। डंपिंग का मतलब होता है कॉस्ट से भी कम रेट पर फॉरेन में जाके क्या करना? सामान को बेच देना, एकदम कॉस्ट से भी कम रेट में। बस एकदम सिंपल भाषा में समझिए, बाकी डंपिंग को हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो अब क्या है कि डब्ल्यूटीओ ने डंपिंग को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया है, एक्सेप्ट वन कंडीशन। एक कंडीशन है क्या? कि अगर डंपिंग लेस देन 1% हो तो वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब 1% से कम ही होगा भाई साहब, मान लेते हैं 1% से कम रह भी गया तो क्या ही नुकसान कर लेगा, क्या डंपिंग करेगा वो। तो डब्ल्यूटीओ ने इसको क्या बोला? इसको बोला भाई साहब इसको इंटरटेन ही नहीं करेगा, और डब्ल्यूटीओ इसको इंटरटेन नहीं करेगा। लीजिए जी, ये थे क्या? ये थे जी एग्रीमेंट किसके किसके बीच में? डब्ल्यूटीओ और ये सारी बॉडीज के बीच में। चलते हैं आप बुक की ओर। नहीं, अब हमको समझ में आना होगा कि भाई साहब बुक क्या है। ठीक है, आइए चलते हैं बुक की ओर। क्या बोलता है एक एक करके ध्यान से आराम आराम से पढ़ेंगे, समझते हैं। सबसे पहला है जी एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्या बोल रहा है? कह रहा है इट कॉल्स फॉर द रिमूवल ऑफ ऑल ट्रेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years। बोल रहा है भाई साहब 5 साल के अंदर ये सारा चीज क्या करना होगा? खत्म करना होगा। कह रहा है these measures are confined to quantitative restrictions and national treatment. In particular, they relate to such measures as the investment in identified areas, level of foreign investment for treating foreign companies at par national companies, export obligations, and use of local raw materials। ठीक है जी, बिल्कुल सही है सर। कह रहा है इट प्रिवेंट्स द इम्पोजिशन ऑफ एनी परफॉर्मेंस क्लॉज ऑन द फॉरेन इन्वेस्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कह रहा है फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, यही चीज तो अभी बात करी हमने। कह रहा है इट रिक्वायर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज टू बी ट्रीटेड एज पार विद द नेशनल कंपनीज। बोल रहा है भाई साहब ऐसा करिए कि ऐसी जरूरत है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी जो होगी वो इसको नेशनल कंपनी का ही इन्वेस्टमेंट समझा जाए, अपने देश का इन्वेस्टमेंट समझा जाए। इट प्रिवेंट्स द इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट रिक्वायर्स फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स एंड इंटरमीडिएट्स। कह रहा है एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज क्या करता है? दैट सर्टेन इन्वेस्टमेंट मेजर्स द रिस्ट्रिक्ट एंड डिस्टॉर्ट ट्रेड। ठीक है, कह रहा है इट देयरफॉर रिक्वायर्स मैंडेटरी नोटिफिकेशन फॉर ऑल नॉन कंफर्मिंग ट्रेड्स एंड देयर रिमूवल विद इन दी 2 years ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कितना टाइम है जी? 2। विद इन द 5 years ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री के लिए कितना टाइम दिया था जी? 5। और विद इन द 7 year ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, 7 साल किसके लिए? लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए। कह रहा है इट एस्टैब्लिश अ कमिटी ऑन ट्रिम्स व्हिच विल मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीस कमिटीज एंड रिपोर्ट टू द काउंसिल ट्रेड इन द गुड्स क्या मैनुअली। ये लीजिए जी, ये आपका खत्म हो गया ट्रिम्स का कहानी। आगे पढ़ते हैं ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या कहता है? कह रहा भाई साहब द ट्रिप्स प्लेज and critical role in facilitating trade in the knowledge and creativity in resolving trade dispute over intellectual property in assuring WTO members the latitude to the achieve domestic objective। हाँ जी, अब क्या कह रहा है? कह रहा the agreement is legal recognition of the significance of links and between intellectual property and trade। बोल रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेड के बीच में क्या लिंक होना चाहिए। कह रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड। क्या है आईपीआर? आईपीआर माइंड का क्रिएशन है, यानी कि कुछ ना कुछ न्यू यूनिक की बात कर रहा है। कह रहा है दिस क्रिएशन कैन बी द मेनी डिफरेंट फॉर्म्स सच एज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हो सकता है जी, कोई शाइन हो सकता है जी, कोई सिंबल्स हो सकता है जी, नेम्स यूज्ड इन कॉमर्स यूज हो सकता है जी, डिजाइन एंड इन्वेंशन ये जी हो सकते हैं। सॉरी, कह रहा है गवर्नमेंट ग्रांट क्रिएटर्स द राइट टू प्रिवेंट अदर यूजिंग दियर इन्वेंशन। गवर्नमेंट क्या करता है? ग्रांट करता है क्रिएटर्स को कि भाई साहब
अदर चीज जो ये बना चुका है आप इसको नहीं कर सकते हो। कह रहा है डिजाइन टू अदर क्रिएशंस एंड टू यूज दैट राइट टू नेगोशिएट पेमेंट इन रिटर्न फॉर द यूजिंग देम। बोल रहा है भाई साहब अगर कोई यूज कर लिया मेरा लोगो या फिर मेरा कुछ आईपीआर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए भी देख रहे हो यूट्यूब पे बहुत सारे चर्चे चले हैं कि भाई साहब जो कंटेंट है ना वो अगर कहीं कॉपी है किसी ऑथर से, किसी के बुक से लिया गया है और किसी बड़े चैनल ने इसको देख लिया तो उस पर क्या कर देता है, उस पर स्ट्राइक मार देता है और उसका चैनल हो जाता है जी पूरा डिलीट। अब एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल चैनल के बारे में बहुत अफवाहें और बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा। कह रहा है दीज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे टेक अ नंबर ऑफ फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल बुक्स, पेंटिंग्स, फिल्म कम अंडर कॉपीराइट, फिल्म भी आता है और बुक्स भी, ये सारा चीज किसमें आता है, कॉपीराइट के अंदर आता है। इलिजिबल इन्वेंशन कैन बी पेटेंटेड, जो इलिजिबल इन्वेंशन है जो कुछ अलग तरीके से बनाया गया, मतलब वो क्रिएशन ऑफ माइंड कुछ अलग तरीके से आया तो उसको हम किसमें, पेटेंट्स में रखते हैं। ब्रांड नेम एंड प्रोडक्ट लोगो कैन बी रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडमार्क्स। जैसे आप देख रहे होगे, थोड़ा सा नीचे आता हूं मैं आपको एक चीज तो दिखाता हूं, ये देखिएगा ये बुक वाला जो लोगो आपको दिख रहा होगा ये ट्रेडमार्क लोगो है, ये पूरी तरीके ये मेरे नेट वाले भैया के नाम पर ट्रेडमार्क्ड है ये। और जैसे ही ये 3 महीने में कुछ इसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो इसके नीचे आर लिखा जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा ये, नहीं। हाँ जी भैया ठीक कह रहे हो। अब आगे चलते हैं जी। कह रहा है स्टोन द गवर्नमेंट ग्रांट्स क्रिएटर, क्या बोल रहा है जी, गवर्नमेंट ग्रांट्स क्रिएटर दीज राइट्स एज एन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस एंड स्प्रेड आइडियाज दैट विल बेनिफिट सोसाइटी एज ए होल। बोल रहा है भाई साहब अगर ये सारे चीज आप करते हो तो गवर्नमेंट आपको क्या करता है, ये सारे चीज के बिहाफ में आपको इंसेंटिव भी देता है, नहीं। हाँ जी आइए जी एक एक चीज समझते हैं। कह रहा है अंडर ट्रिप्स लाइफ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज बीन फिक्स्ड एज फॉलोज। ये क्या है, लाइफ है, इतने दिन तक आपको, एक बार अगर आप पेटेंट करा लिए तो 20 साल तक उसको यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, जनरल पेटेंट के लिए 20 साल, कॉपीराइट के लिए 50, ट्रेडमार्क के लिए 7 साल, इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए 10 साल और मेडिसिन लाइसेंस के लिए 10 साल। लीजिए जी ये हमने डिस्कस कर रखा था। कॉपीराइट क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है, इसके बारे में दिया गया है। आइए थोड़ी थोड़ी बहुत चर्चा हम इसके बारे में करते हैं। पहला क्या है जी, कॉपीराइट है। कहता है कॉपीराइट यूजुअली रेफर्स टू द राइट ऑफ द ऑथर्स इन देयर लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। किसके लिए बात कर रही है जी, लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए। कह रहा है इन अ वाइडर सेंस कॉपीराइट आल्सो इंक्लूड्स रिलेटेड राइट्स, किससे रिलेटेड, द राइट्स ऑफ परफॉर्मर्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जी इससे रिलेटेड। ट्रेडमार्क क्या कह रहा है जी, कह रहा है ट्रेडमार्क इज अ साइन और कॉम्बिनेशन ऑफ साइन यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम अनदर। हाँ जी और क्या, उसके बाद है जी इंडस्ट्रियल डिजाइन। कह रहा है इंडस्ट्रियल डिजाइन इज जनरली अंडरस्टूड टू रेफर द ऑर्नामेंटल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकल रादर देन टेक्निकल फीचर्स। बेसिक चीजें हैं जी, ये तो आपको सब पता ही होगा। कहता है पेटेंट्स क्या है, कहता है द ट्रिप्स एग्रीमेंट सेज पेटेंट प्रोटेक्शन मस्ट बी अवेलेबल फॉर एलिजिबल इन्वेंशन। इन्वेंशन होगा तभी आपको पेटेंट मिलेगा, ये वो यही बात कह रहा है। कह रहा है इन ऑल फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी दैट आर न्यू इन्वॉल्व इन्वेंटिव स्टेप कैन बी इंडस्ट्रियली अप्लाइड। ऐसा नहीं कुछ भी बना दिए, वो आपका इन्वेंशन होना चाहिए, वो नया होना चाहिए, कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और इंडस्ट्री अप्लाइड भी होना चाहिए, मतलब इंडस्ट्री में उसका एप्लीकेशन होना चाहिए, तभी उसको ये कर सकता। पता नहीं पता चला बम बनाए बोल रहे हैं भाई साहब ये मेरा इन्वेंशन है देखो आके, वो ऐसा चीज नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपका इन्वेंशन होना चाहिए जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो, नहीं। हाँ जी भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। कह रहा है एलिजिबल इन्वेंशन इंक्लूड बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। प्रोसेस का भी इन्वेंशन हो सकता है कि भाई इस प्रोसेस पर पहुंच के हम ये चीज हमने बना लिया, तो उसको भी इन्वेंशन के तौर पर रखा गया है। दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर एटलीस्ट 20 years, 20 साल के लिए इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लेआउट डिजाइन क्या है जी, क्या रहा है an integrated circuit is an electronic device that incorporate individual electronic components within a single integrated platform configured to perform an electronic function। लीजिए जी ये था आपका लेआउट डिजाइन। आगे पढ़ते हैं जी, क्या है जी गैट्स के बारे में। गैट्स के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कह रहा है it is the first and only set of multilateral rules governing international trade in services। बोल रहा भाई साहब पहला बार ऐसा हुआ कि सर्विसेज को भी इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली, नहीं जी। कह रहा है नेगोशिएटेड इन द उरुगे राउंड में नेगोशिएट किया गया। इट वाज डेवलप्ड इन द रिस्पांस टू द ग्रोथ ऑफ सर्विसेज इन इकोनॉमी एंड
इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज इन वर्ल्ड ट्रेड। चूंकि सर्विसेज का आना जाना शुरू हुआ, सर्विसेज बहुत बढ़ने लगी, लोग मोटिवेशनल स्पीकर भी जहां होने लगे, बहुत बहुत अच्छी तरीके से सर्विस होने लगी, मैनेजमेंट के टेक्निक्स जाने लगे कि अच्छा मैनेजमेंट का टेक्निक कौन है, स्टाफ अपनी सर्विस देने लगे। तो जब ये इंटरनेशनल लेवल पे होने लगी तो क्या हुआ, सर्विसेज के लिए भी एक बॉडी बनाई गई, उसको क्या बोलते हैं, गैट्स बोलते हैं जी। कह रहा है सर्विसेज रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड अकाउंट फॉर ओवर 2/3 ऑफ द ग्लोबल आउटपुट एंड नियरली 20% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। भाई साहब सोच रहे हो, 20% ग्लोबल ट्रेड का ये सर्विसेज ले जा रहा है और 2/3 किसका, ग्लोबल आउटपुट दे रहा है कौन, सर्विसेज जी। कह रहा है इन वैल्यू एडेड टर्म्स सर्विसेज अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। पूरे वर्ल्ड ट्रेड का कितना, 50% ले जा रही है। कह रहा है व्हेन द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग रूल्स ऑन सर्विसेज इनटू मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम वाज फ्लोटेड इन द अर्ली mid 1980, a number of countries were skeptical and the agreement that was developed however allows a high degree of flexibility both within the framework of rules and also terms in the market access commitments। आइए जी क्या कह रहा है आगे देखते हैं। बोल रहा है भाई साहब द एग्रीमेंट कवर्स ऑल इंटरनेशनल ट्रेड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल बैंकिंग भी, टेलीकम्युनिकेशंस के भी, टूरिज्म के भी, प्रोफेशनल सर्विसेज जो भी होते हैं वो भी। एंड द ओनली सर्विसेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ द गेट्स आर सर्विसेज प्रोवाइड अंडर द गवर्नमेंटल अथॉरिटी। अच्छा, एक सर्विस दी आपके इसके इंटरनेशनल ट्रेड से बाहर है, वो क्या, वो वैसी सर्विसेज जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये क्या एक्सेप्ट है, except for aircraft repair and maintenance, the sailing and the marketing airport transport services and computer reservation services। ये क्या है जी, ये exceptions थे इसके। अब आइए जी चलते हैं जी नेक्स्ट, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ना, दो लोगों के बीच झगड़ा को कौन सुलझाएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है जी फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड WTO हैज ए सेट ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड। WTO हैज ए देखिए ये डबल लिखा गया, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। WTO हैज ए सेटअप ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, DSB को सेट किया गया जी। किस कौन सी बॉडी आई है जी, DSB, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ DSB कंसर्न parties under dispute, then the director general of WTO act as a mediator of the settlement dispute। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि दो लोगों के झगड़ा के बीच DSB पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बीच में मीडिएटर कौन बनते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO बनते हैं। द कंप्लेंट कंट्री कैन आल्सो DSB आस्क टू सेट अप ए पैनल फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। उसके बाद क्या होता था जी, उसके बाद आपका ये होता था कंप्लेंट कंट्री DSB से एक पैनल का भी डिमांड करती थी, नहीं, हाँ वही लिखा हुआ है। The panel is constituted by DSB and the panel will hear both parties regarding dispute। पैनल दोनों पार्टी का सुनेगा and the panel has to give its report within 6 months of its composition, but in case of urgency this period is reduced to 3 months। पहले तो 6 महीना में दे देगा जी रिपोर्ट, अगर बहुत अर्जेंसी केस रहा तो कितने में, 3 महीने में। कह रहा है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी अडॉप्ट्स अ पैनल रिपोर्ट विद इन द 60 डेज अनलेस अपील। अगर अपील नहीं हो तो DSB कितने दिन में रिपोर्ट मिल जाएगा जी, 60 डेज में। इफ अग्रीव्ड पार्टी वांट टू अपीलेट रिव्यू पैनल रिपोर्ट देन appellate body will submit its review report within 90 days to DSB। अब चूंकि अग्रीव पार्टी मांग रहा है क्या, अपीलेट बॉडी से बोल रहा है तो 30 दिन बढ़ा के टाइम दे दो भाई। तो जैसे ही 30 दिन का टाइम बढ़ा के दिया, फिर DSB क्या करेगा, 30 दिन के अंदर फिर रिपोर्ट ले लेगा। ये देखिए जी, ये DSB का टाइमिंग था। अब एग्रीमेंट ऑन क्या है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज। बस इसमें में क्या करना है, इसमें सिंपल सा चीज है जी, एक्सपोर्ट सब्सिडीज रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, प्रोहिबिट किया हुआ है, ठीक है। और कितने दिन के लिए, जब WTO का फॉर्मेशन हुआ था उसके 2013 तक डेवलप कंट्री के लिए, 2018 तक किसके लिए था, डेवलपिंग के लिए, और अंडर डेवलप के लिए थी जी, कुछ तो था ही नहीं उसके लिए। तो भाई साहब तुम जब उसके वो अपने अंडर डेवलप्ड है तो क्या ही उसके लिए लगाना। तो वही चीज में लिखा हुआ है कि WTO एग्रीमेंट प्रोहिबिट एक्सपोर्ट सब्सिडीज टू प्रमोट फ्री एंड फेयर ग्लोबल कंपटीशन इन वर्ल्ड ट्रेड। एक्सपोर्ट सब्सिडीज विल बी eliminated by 2013, but in this agreement developed countries are exempted from giving export for 5 years after the end of the elimination of export subsidies। कह रहा है that is developing countries can give export subsidies up to 2018, developed countries 2013, developing 2018, but only those developing countries can grant export subsidies whose share in world trade is less than 3.25%। जिसका रेशियो 3.25% से कम है वर्ल्ड ट्रेड में, उसको क्या ही मांगेगा, भिखारी से क्या ही भीख मांगना, नहीं।
वो वाली बात हो जाती है। अब आ जाइए जी एंटी डंपिंग एग्रीमेंट, अभी बताया, देखिए क्या कहता है, कहता है डंपिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट अब्रॉड एट रीजनेबली लोअर प्राइस, कम प्राइस में, मतलब कॉस्ट से भी कम प्राइस में बाहर सामान को क्या करना, बेच देना, उसको क्या बोलते हैं, डंपिंग। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डंपिंग इज टू सेल सरप्लस इन द फॉरेन मार्केट इनिशियली एट लो प्राइस विद अ व्यू टू डैमेज द डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड लेटर चार्ज हायर प्राइसेस। बोल रहा भाई साहब ये क्या है, एक तरीका है कि भाई साहब सामने वाला का गुड्स को कम रेट में दिखाओ कि भाई साहब हम तो कम रेट में दे रहे हैं, और उसका डोमेस्टिक चीज को हार्म करो और फिर जाके हायर प्राइस में बढ़ा के बेच दो। कह रहा है द WTO एग्रीमेंट स्टिपुलेट दैट डंपिंग मेजर्स विल बी कर्व्ड एंड नो कंट्री विल बी अलाउड टू डंप इट्स प्रोडक्शन इन अनदर कंट्री। बोल रहा है WTO ने, जब जिससे WTO आया, बोला भाई साहब किसी को नहीं करना ये चीज, गलत बात। तो बोल रहा है बट if volume of dumped import from a particular country is less than 1% of the domestic market sale of that product, then this dumping will be treated as a insignificant and WTO will not entertain such complaint of dumping in the 7th ministerial meet 2009। कह रहा various safeguard mechanisms have been provided to check the dumping practice। सबसे पहली चीज ये तो 1% से कम है तो उसको WTO एंटरटेन ही नहीं करेगा, और 2019 के बाद बहुत सारे मेजर्स इसके लिए बनाए गए हैं। लास्ट बॉडी जी, एकदम लास्ट हो गया क्लास, अब चलते हैं आर रिव्यू ट्रेड पॉलिसी मेंबर में। कह रहा है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म TPRB प्रोवाइडेड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। देखिएगा जी, जब कोई कंट्री, जब WTO ने एग्रीमेंट किया तो उसके लिए एक बॉडी बनाई, किस चीज के लिए, हर देश की कंट्रीज को रिव्यू करने की, उसकी पॉलिसी को चेक करने के लिए कि क्या उसकी पॉलिसी सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इसका देखभाल कौन कर रहा है, WTO कर रहा है। तो उसके लिए एक बॉडी बनी है जी, कौन सी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी टू रेगुलरली एग्जामिन द इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर नेशंस। देखिए मेंबर नेशन का देखना है आपको क्या, ट्रेड पॉलिसी। कह रहा है इट एग्जामाइंस द इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ एवरी 2 years फॉर दी 4 मेजर ट्रेडर्स। किसका किसका देखिएगा जी, यूरोपियन कंट्री, US, जापान एंड कनाडा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 साल में हर पॉलिसी किसको चेक करती है, जो कंट्री पूरी डेवलप्ड हो चुकी है। तो 2 साल उसके लिए है, अंडर डेवलपमेंट के लिए, अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए 4 साल में रिव्यू करती है एक बार, every 4 years for the next 16 leading traders and every 6 year for the remaining traders। मतलब next 16 leading traders कौन है, जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, और every 6 year, अब ये डेवलपिंग कंट्री के लिए था 4 साल, डेवलप के लिए 2 साल, और जो अंडर डेवलप कंट्री है उसके लिए 6 साल में एक बार पॉलिसी कौन रिव्यू करती है, हाँ जी ये करती है TPRB, और इसको देखने के लिए कौन कहता है जी, WTO कहता है। कह रहा है although longer intervals may be prescribed for the least developed countries, every member has to report TPRB regularly about the trade policy and practices pursued by it। हर मेंबर, जो हर कंट्री के जो मेंबर है, यानी हर मेंबर कंट्रीज जो है वो TPRB को क्या करेगी, रेगुलरली रिपोर्ट करेगी। एंड द TPR ट्रेड प्रोसेस रिव्यू प्रोसेस हैज हेल्प मेंबर कंट्रीज टू असेस देयर ट्रेड एंड economic policies। TPR process helps WTO members to evaluate implementation of agreement as well as the provide them an early warning of future problems in their economic policies। It also guides them framing in their future economic policy। बोल रहा भाई साहब अगर आप TPRB को सारा चीज बताओगे तो TPRB आपके लिए क्या करेगी, जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू करके आपके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देगी, क्या प्रोसेस गलत हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी आपको दे देगी, और आपको गाइड करेगी कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो जाए। लीजिए जी, आज के लिए हो गई आपकी क्लास की खत्म, लास्ट क्लास हो गया जी आपका। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में विद अ न्यू टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।